कि लिव इन किसी भी तरीके से अवैध नहीं है। लिव इन में साथ रहने के कितना टाइम होना चाहिए? क्या 1 या 2 दिन के लिए लिव इन मान सकते हैं? लिव इन रिलेशनशिप में और मैरिज में हम कोई ज्यादा फर्क नहीं कर सकते। हमारे संविधान की दफा 21 इस बात के लिए परमिशन देती है कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग है, 18 साल से ऊपर का है, जिसकी मैरिजेबल एज नहीं है, वो लिव इन में रह सकते हैं। उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। क्योंकि लिव इन में रहने से बच्चे पैदा होंगे। इनकेस अगर बच्चे पैदा होते हैं तो क्या उन बच्चों को जायज़ माना जाए कि नाजायज़ माना जाए? नमस्कार, मैं हूं अनिल कर। प्यारे दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस तरीके से हर बार की तरह इस बार भी हम एक खास मेहमान आपके रूबरू करेंगे। और चूंकि हाल ही में दिल्ली में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक युवक ने एक युवती को बेरहमी से मारा और पूरे देश में उस घटना की चर्चा है। उस घटना पर बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर लिव इन रिलेशनशिप पर काफ़ी बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। तो आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो लिव इन रिलेशनशिप पे है। आखिरकार उसकी कानूनी एस्पेक्ट्स क्या हैं, लिव इन रिलेशनशिप है क्या, और कौन जो है इस रिलेशन में आ सकता है। इसमें आने के बाद जो कपल या जो व्यक्ति इसमें एंटर करता है, इस रिलेशन में एंटर करता है, उसके क्या हकूक़ हैं, क्या अधिकार हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से लॉ विभाग के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राकेश सैनी जी। डॉक्टर राकेश सैनी 15 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिख चुके हैं, विभिन्न विषयों पर लिख चुके हैं, और ख़ास तौर पर जो हैं बहुत बड़े लेवल पर जो रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशंस में लिखे जाते हैं, उनके लिए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ में सर के रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स हैं, उनमें लिखे गए हैं। इसके अलावा पीयर व्यू जर्नल और रेफर्ड जर्नल्स में सर के जो हैं रिसर्च पेपर लिखे गए हैं। 3 MA कर चुके हैं सर, LLM कर चुके हैं, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी कर चुके हैं, इसके अलावा मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही है तो भारत में अविवाहित जो बालिग लड़का लड़की हैं, उनका एक साथ रहना क्या गैर कानूनी है, और क्या कानून की भाषा में अगर बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप है क्या? अनिल जी, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का जो कंसेप्ट आया है हमारे जो हिंदुस्तान में, हमने इस कंसेप्ट को, जो नया कंसेप्ट है एक तरीके से, इसको हमने यूरोप से अडॉप्ट किया है। और भारत में जहाँ तक हम बात करें लिव इन की, तो लिव इन गैर कानूनी कतई नहीं है। क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन के मामले में इस बात को स्पष्ट किया 1978 में कि लिव इन किसी भी तरीके से अवैध नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान में इस तरीके के प्रावधान हैं कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है और कोई भी महिला जो बालिग है, अडल्ट है, वो लिव इन में रह सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, एक छत के नीचे रह सकते हैं। इसमें किसी तरीके की कोई मनाही नहीं है। इसको कानूनी भाषा की अगर मैं बात करूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि लिव इन रिलेशनशिप को अगर कानून की भाषा से देखना हो तो उसे कैसे देखा जाए? सामान्य तौर पे हम अगर जब लिव इन की बात करते हैं तो लिव इन पे किसी तरीके का कोई कानून नहीं है। कानून ने लिव इन को परिभाषित नहीं किया है जी। लिव इन को प्रोटेक्ट किया है। लिव इन की कोई परिभाषा, कानूनी परिभाषा इंडियन लॉज में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जी। उसकी जो दफ़ा 2 है, उसका सब क्लोज F में ये प्रोविज़न है कि अगर कोई लिव इन में रहता है, कोई महिला, अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो घरेलू हिंसा के मामलात में वो इस तरीके की सिचुएशन में वो वहाँ पे जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की प्राप्ति के लिए न्याय की मांग कर सकती है। जी सर, क्या कोई कपल जो है लिव इन में है या जाना चाहता है, उसे किसी तरह के कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत है? इस रिलेशन की लीगैलिटी क्या है? इस रिलेशन की लीगैलिटी का सवाल करें, इस सवाल पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया अनिल जी। हमारे संविधान की दफ़ा 21 इस बात के लिए परमिशन देती है कि कोई भी व्यक्ति जो बालिग है,
18 साल से ऊपर का है, जिसकी मैरिजेबल एज नहीं है, वो लिव इन में रह सकते हैं, उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जी। दूसरी बात, हमारे मानवाधिकार हैं, और मानवाधिकार भी इस बात की प्रोटेक्शन करते हैं, वकालत करते हैं कि दो अडल्ट के मामले में, उनके व्यक्तिगत जीवन के मामले में स्टेट को, गवर्नमेंट को या लोगों को कोई हक नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में वो हस्तक्षेप करें जी। रही बात की भी इस पे कोई कानून है, अभी तक कोई इस तरीके का कानून नहीं है। ये जजमेंट लॉ है, यानी अलग अलग समय पे अलग अलग अदालतों ने इस पे फैसले दिए हैं, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने सबसे बड़ा फैसला दिया था, मैंने पहले जिक्र किया है उसका अभी आपके सामने, बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर कंसोलिडेशन। और उसके बाद एक बहुत बड़ा मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने 2013 में। उस मामले में इसको बहुत विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या की, लिव इन की व्याख्या। इंदिरा शर्मा वर्सेस VAV शर्मा 2013 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माइन्यूटली, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सभी एस्पेक्ट्स को शामिल किया, जिसमें कि लिव इन में साथ रहने के कितना टाइम होना चाहिए, क्या 1 या 2 दिन के लिए लिव इन मान सकते हैं? नहीं, कम से कम एटलीस्ट वहाँ पे रिजनेबल पीरियड होना चाहिए, रिजनेबल टाइम होना चाहिए, एक घर में वो साथ रहें और एक ही घर की वस्तुओं का उपयोग करें। मतलब ये देखिए कि एक सामाजिक और कानूनी रूप से जो इंदिरा शर्मा है उसके मामले में सर्वोच्च अदालत ने बहुत विस्तृत गाइडलाइन इशू की हैं लिव इन में रहने के लिए। लिव इन में जो युवक और युवती रहना चाहते हैं उनके लिए विशेष तरीके से और कानूनी और सामाजिक सभी पहलुओं को इस अदालती फैसले ने छुआ है। जी सर। इसके साथ देखिए कि वो एक दूसरे की हेल्प भी करें, वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चे पैदा होते हैं लिव इन में, इन केस अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चों को स्नेह और प्यार देने का काम भी लिव इन में जो माता पिता वो करेंगे, नहीं तो लिव इन की वो संपूर्ण परिभाषा में शामिल नहीं होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शर्मा के केस में कही है। जी सर, इसको साधारण भाषा में अगर समझें तो क्या कागजी तौर पर जिस तरीके से सामान्य मैरिज हुई और उसको एक सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया जाता है, इसी तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई सर्टिफिकेट भी देता कपल्स को देता है? इस तरीके के सर्टिफिकेट का कानूनी कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन लिव इन में रहने वाले जो कपल्स हैं वो लिव इन एक एग्रीमेंट बनवा लेते हैं ताकि किसी तरीके के कानूनी और समस्याएं ना आए बाद में। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जब सहमति से वहाँ पे जब कपल्स रह रहे हैं और कई बार मन मुटाव हो जाए किसी बात को लेके, तो उस केस में वहाँ पे कि एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप न लगा पाएँ, तो उसमें सारी बातें क्लियर हों कि भाई हमने कब लिव इन में रहना है, कि कहाँ पे रहना है, रेंट कौन पे करेगा, डेली खर्चे कौन करेगा या घर में, इस तरीके की सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगे जी। और वो इस वजह से है कि वो इच्छा से रह रहे हैं, दोनों के नाम से एग्रीमेंट बनेगा और उस एग्रीमेंट को आप नोटराइज करवा सकते हो। नोटराइज करवाने से एग्रीमेंट की वैलिडिटी होगी, अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही रहेगा। उसके लिए कानूनी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी होंगी। उसके बाद चाहे तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई कानूनी कंपल्शंस नहीं है, कानूनी कंपल्शंस भी नहीं है, मान्यता भी नहीं है उस तरीके की। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक आपसी समझ के लिए, एक आपसी समझौते के लिए इस तरीके की चीज़ों को किया जा सकता है और वो कोई गैर कानूनी भी नहीं है। लेकिन जिस रूप में हम चाहते हैं कि लिव इन रेगुलेटेड होना चाहिए, तो लिव इन अभी तक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से, कानून से, संसदीय कानून से या किसी राज्य की विधायिका के कानून से रेगुलेटेड नहीं है। प्रदीप कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के एक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया, अपना फैसला दिया कि लिव इन रिलेशनशिप में और मैरिज में हम कोई ज़्यादा फर्क नहीं कर सकते। जी। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लिव इन को अगर मैरिज न माने तो उसके बहुत गलत नतायज होंगे समाज में, उसके गलत नतीजे होंगे और उससे सामाजिक व्यवस्था हार्म होगी, सामाजिक व्यवस्था का जो ताना बाना है वो टूटने की ज़्यादा संभावनाएं हैं जी। तो इस वजह से लिव इन को भी अदालत ने इस बात को माना है कि लिव इन में रहना कोई गैर कानूनी नहीं है और ये नहीं मान सकते कि कोई अपराध है, वो कोई अपराध नहीं है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ बुनियादी शर्तें हैं कि उसमें 18 वर्ष से ज़्यादा का युवक और युवती होने चाहिए जी। वो पहले से शादीशुदा ना हो, मैरिड ना हो, दोनों साउंड माइंड हों, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो। इस तरीके की चीज़ों को कानूनी और अदालती फैसलों ने परिभाषित किया है और लिव इन में और प्रदीप कुमार के केस में अन्य पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि कोई ज़्यादा फर्क हम नहीं कर सकते इस बात में जी।
जो हमारी सामान्य मैरिज है और लिव इन है। जी सर, लिव इन की अगर बात करें तो किस तरह की फॉर्म्स हैं इसकी, किस किस तरह की जो रिलेशनशिप है वो लिव इन में काउंट होती हैं? लिव इन में कोई किसी तरीके के इस तरीके के कोई काइंड्स नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये लिव इन डिफरेंट है, ये लिव इन डिफरेंट है, इस तरीके के कोई प्रकार लिव इन के नहीं है। लिव इन एक सिंपल है कि कोई महिला और पुरुष जो मेजर हैं, अडल्ट हैं, वो अपनी इच्छा से रह सकते हैं और उसमें लिव इन की कोई इस तरीके से परिभाषा नहीं दी सिर्फ महिला और पुरुष? हाँ, महिला और पुरुष। यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बात कही। ये सवाल आया लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में, 2006 का ये मामला है। इस केस में जो हमारी सर्वोच्च अदालत है, अपेक्स कोर्ट है, उसने ये डिसाइड किया कि लिव इन अनमैरिड मेजर कपल्स में ही परमिसेबल है। ओके, जिसको हम हेट्रोजेनियस सेक्स कहते हैं। ठीक है। यहां पे हम ये नहीं फर्क कर सकते, ये नहीं कह सकते कि दो कपल्स जिसमें एक दोनों मेल हैं या दोनों फीमेल हैं, उनको हम यहाँ पे लिव इन नहीं मान सकते। इस मामले में लता सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया। जी 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 सर, भारत की जो शीर्ष अदालत है उसने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ओपन जो अपने फैसले रखे हैं, ओपन माइंडेड फैसले रखे हैं। तो क्या इससे ये माना जाए कि जो शीर्ष अदालत है वो जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको एक वैध मैरिज की तरह, एक वैध विवाह की तरह देखती है? और क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय समाज में अब लिव इन रिलेशनशिप और एक सामान्य विवाह समान है? देखिए, सबसे पहले जो बात आपने कही कि क्या अदालत ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है लिव इन को इस मुल्क में, ऐसा नहीं है। अदालत का काम और जजों का काम जजिंग करने का है, वो कानून के हिसाब से अपने फैसले देते हैं। हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं और उस मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार है कोई भी युवक या कोई भी युवती या कोई भी व्यक्ति किसके साथ उसने मैरिज करनी है, किसके साथ उसने जीवन व्यतीत करना है, इन मामलात में कोई किसी का हक नहीं है कि वो उनमें हस्तक्षेप करे। जी। और अदालत दिए गए संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए अदालत बनाई गई है, शीर्ष अदालत। और शीर्ष अदालत इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती है। शीर्ष अदालत कपल्स के केस में उनके जीवन और सुरक्षा के अधिकार को रक्षित करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनको इस चीज़ की गारंटी देती है कि आपका जो जीवन का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है आपकी स्वतंत्रता का, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और रही बात ये कि क्या हम इसको समान मान सकते हैं, यही सवाल था आपका? जी जी। समान मानने का अर्थ है कि व्यावहारिक रूप में इस बात को समाज ने स्वीकार नहीं किया, और चाहे वो समाज पढ़ा लिखा समाज हो या वो समाज हमारा जो ग्रामीण समाज हो या शहरी तबका हो, इस बात को उसने स्वीकार नहीं किया व्यावहारिक रूप से, लेकिन कानूनी रूप से इसी तरीके की कोई अड़चन नहीं है। जी सर, बतौर एक कानून विशेषज्ञ आप क्या देखते हैं कि इसको एक लेजिस्लेशन के तौर पे इनेक्ट किया जाना चाहिए ताकि ऐसे रिश्तों को गवर्न किया जा सके ढंग से? देखिए, जो आपका कहने का मतलब ये है अनिल जी कि हम क्या इसको एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इस पे बना सकते हैं, इस पे कोडिफाइड कर सकते हैं, जो कपल्स के जो से रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, क्या उनको बना सकते हैं? ऐसे रूल्स को बनाना तब तक हुकूमत के लिए, संसद के लिए, किसी राज्य की विधायिका के लिए संभव नहीं है जब तक उससे रिगार्डिंग उसके पास डेटाज ना हो। दूसरी बात, समाज जब तैयार हो जाएगा तो संसद या राज्य विधायिका अपने आप इस कानून बनाने के लिए बाध्य होगी। जी। और हमारा समाज एक तरीके से थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोसाइटी है इस मामलात में, तो इस वजह से हमारा समाज तैयार नहीं है अभी तक व्यावहारिक रूप से। बुनियादी तौर पे समाज जब तैयार होगा तो सरकार निश्चित रूप से आगे कदम उठाएगी इन मामलात में। जी सर, अगर इसे लीगलाइजेशन में ले आते हैं या लीगलाइज कर दिया जाता है तो क्या क्या एस्पेक्ट जो हैं ध्यान में रखने चाहिए आपके अनुसार? देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो बुनियादी ज़िंदगी है, जो हमारे जो सामाजिक आधार हैं, व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और हमारे जो जिस तरीके की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत है, उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं होगा इन चीज़ों का। या हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समाज
कभी इन चीज़ों को स्वीकार न करके और समाज एक गलत दिशा में चला जी। जाए और उसके बहुत नताइज गलत हों। लेकिन इन चीज़ों के बारे में फाइनली ये नहीं कहा जा सकता कि इसके ये एस्पेक्ट हो सकते हैं। इस पे तब होगा जब इस पे हम एक विस्तृत अध्ययन करवाएं, चाहे इस पे विस्तृत अध्ययन कोई राज्य की सरकार करवाए या भारत के विधि आयोग को केंद्र की सरकार इस तरीके का काम सौंपे और वो इस पे सामाजिक कानूनी जो आधार हैं और उस पर क्या होना चाहिए वो अपने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करे और स्टडी करके भारत सरकार को सौंपे। भारत सरकार उस पर आगे काम करे और लगे भारत सरकार को कि इस पे कानून बनाने की जरूरत है तो संसद में उस बिल लेके उसको कानून बनाया जा सकता है जी। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। सर अभी हमने बात की जिसमें आपने बड़ा अच्छे से एक चीज़ पॉइंट उठाया कि न्यायपालिका जो है ऐसे रिश्तों को बढ़ावा नहीं देती बल्कि वो तो कानून बताती है कि कानून क्या है, इंटरप्रिटेशन करती है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। उन राइट्स में लिव इन रिलेशनशिप भी आता है जी। आपको लगता है सर कि जिस तरीके से अदालतें अब मुखर तौर पर इन चीज़ों के लिए बातें करती हैं या ओपनली अपने डिसीजंस देती हैं तो ऐसे रिश्तों के बढ़ावे में न्यायपालिका कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? नहीं अनिल जी, ये नहीं कह सकते। समाज गतिशील है, समाज में परिवर्तन होते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पे होते हैं तो न्यायपालिका में भी परिवर्तन होंगे। लेकिन न्यायपालिका अपने बुनियादी सिद्धांत से नहीं हटी है। उसने कानून के शासन को, विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है और वो अपने काम में सक्षम है और वो अपने काम को बखूबी निभाती है। इस तरीके के मामला पहले अदालतों के सामने नहीं आते थे। अगर जब भी कभी अदालत के सामने इस तरीके के जीवन और स्वतंत्रता के मामले आए तो अदालतों ने उसको प्रोटेक्ट किया है। जी सर, अब हम अधिकारों की बात करेंगे। इन रिलेशंस में जो महिलाएं रहती हैं उनके क्या क्या अधिकार या हकूक हैं? देखिए, उन महिलाओं के वो सभी अधिकार हैं जो अधिकार एक सामान्य मैरिज में एक महिला के अधिकार हैं जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। सबसे बड़ा जो सवाल आता है लिव इन में वो आता है कि अगर लिव इन विड्रॉ करते हैं लिव इन से या लिव इन खत्म होता है लिव इन रिलेशनशिप, उस अवस्था में जो वीमेन है, जो महिला है, उसको मेंटेनेंस कैसे किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, कहाँ कैसे, कौन उसको मेंटेन करे, इस तरीके की समस्याएं आती हैं जी। लेकिन इस सवाल को चनमुनिया वर्सेस वीरेंद्र चनमुनिया के केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया और कहा कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत जो लिव इन में रहने वाले कपल्स हैं वो अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे वो महिला भी भरण पोषण की हकदार होगी और उसका भरण पोषण करने के लिए वो लिव इन पार्टनर जिम्मेवार होगा, कानून के दायित्व के अधीन होगा, वो इस अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकता जी। रही दूसरी बात कि यहाँ पे बच्चों की, क्योंकि लिव इन में रहने से बच्चे पैदा होंगे, इनकेस अगर बच्चे पैदा होते हैं तो क्या उन बच्चों को जायज़ माना जाए कि नाजायज़ माना जाए। इस बात को राधिका वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के मामले में हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कोई भी मैन और वीमेन एक लंबे टाइम से इकट्ठे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, दोनों अडल्ट हैं, पहले से शादीशुदा नहीं है और उनसे अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा जायज़ होगा और इसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है कि उस बच्चे की लीगलिटी पे, उस बच्चे की उसकी जायज़ता पे किसी तरीके के कोई कानूनी सवाल उठाए जाएं। मेरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि उस अब बच्चे के अधिकार पे आ जाते हैं, वो बच्चा वैध होगा, जायज़ होगा। अगर इस रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जायज़ होगा। क्या उस बच्चे के भी कोई अधिकार होंगे? जी, बच्चे के अधिकार, उसका लिव इन फादर है उस पे राइट होंगे, उसके प्रॉपर्टी के राइट होंगे, उसका एजुकेशन का राइट होगा, उसके वो सामान्य सभी राइट होंगे जो राइट एक सामान्य बच्चे के होते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से समाज इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट देने के लिए अदालत के कई फैसले आए जी कि क्या पुश्तैनी संपत्ति में उसको अधिकार मिलना चाहिए या पिता की संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अदालतों ने इस बात को माना है कि समाज में वो बच्चा एक समाज का हिस्सा है और उसको पुश्तैनी संपत्ति में भी, अदालती फैसले ने कई बार इस बात को दर्शाया है कि उसको पुश्तैनी संपत्ति में भी अधिकार दिए जाने चाहिए। जी। लेकिन बुनियादी तौर पे सामाजिक जो हमारी जो सोच है वो इस बात के लिए कतई तैयार अभी तक नहीं हुई है। जी सर, जिस तरीके से इसका कंसेप्ट जो है पूरी तेज़ी से बढ़ रहा है लिव इन रिलेशनशिप में, बड़े शहरों से अब छोटे शहरों में भी ये बात आ चुकी है। कपल्स जो हैं पहले शादी से पहले सोचते हैं कि हम उस बंधन में बंधने से पहले हम लिव इन में रहें ताकि एक दूसरे को बेहतर जान सकें, एक दूसरे को पहचान सकें। आपको लगता है सर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं या तलाक के जो मामले बढ़ रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने में
ये सहायक सिद्ध हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट जो है? देखिए, जो आपका सवाल है वो सवाल एक समाजशास्त्री है और एक साइकोलॉजिस्ट से संबंधित सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जी जी। देखिए, जब तक मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा बुनियादी तौर पे इसको इन डेप्थ में, हम जब तक स्कूली शिक्षा में और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की शिक्षा में पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे लिव इन जैसी अवधारणा को समझाने में बच्चों को, तब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझा पाएंगे। जब बच्चे अडल्ट होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि उनको किस तरीके से जीवन जीना है, जीवन में कैसे उनको आगे बढ़ना है, क्या उनको मतलब उनको रोजगार क्या करना है, या किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर पाएंगे और समाज में अपने आप को वो एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो इससे रिगार्डिंग हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में और कॉलेज एजुकेशन में और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में इस तरीके का कोई पाठ्यक्रम नहीं है और ना पढ़ाया जाता है। रही दूसरी बात, अगर हम इस तरीके की चीज़ें शिक्षा में लेके आएँ और फिर बच्चे लिव इन में आते हैं तो वो ज़्यादा समझ पाएंगे। जिस तरीके की आप एट्रोसिटीज़ की बात करते हैं, तलाक की बात करते हैं, या इस तरीके की गंभीर जो चीज़ें सामान्य जीवन में होती हैं ज़िंदगी के, जैसे मैरिड कपल्स में होती हैं कि वहाँ पे एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर मनमुटाव होता है, तो ये सामान्य चीज़ें हैं। लेकिन इससे हमारे रिश्ते टूट जाएं, इस बात को हम नहीं कह सकते कि भी मैरिज में रिश्ते ठीक चल सकते हैं, लिव इन में ठीक चल सकते हैं। ये सब निर्भर करता है उन लिव इन पार्टनर्स पे, उन मैरिड कपल्स पे, कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहते हैं। सब व्यक्ति का अपनी अपनी सोच, अपने विचार, अपनी विचारधारा, अपने जीवन जीने की अपनी शैली, वो खुद एक व्यक्ति का अपना जीवन वो निर्धारित कर सकते हैं। जी सर, हमने इंटरव्यू की शुरुआत में जिस टॉपिक से इसको शुरू किया, आफ्ताब और श्रद्धा के केस से, जो दिल्ली में हाल ही में घटना, हाँ, एक बहुत ही घिनौनी घटना हुई। लेकिन इस घटना से हम ये नहीं कह सकते, किसी महिला को डरने की जरूरत नहीं है इस बात से, ना किसी पुरुष को डरने की जरूरत है, ना समाज को डरने की जरूरत है। इस तरीके के जो मानसिक अवसादग्रस्त व्यक्ति होते हैं वो हर जगह समाज में होते हैं, लेकिन इससे हम लिव इन की जो कंसेप्ट है उस पर सवालिया निशान नहीं उठा सकते। वो एक एक्सेप्शन के तौर पे अपवाद स्वरूप हम उसको देख सकते हैं। मैं इसी सवाल को मैं थोड़ा लेके जाना चाहूँगा, गहराई में आपसे जानना चाहूँगा, कानूनी एस्पेक्ट्स के तौर पे भी देखना चाहते हैं कि इस तरीके के जब मामलात सामने आते हैं या इस तरीके की हादसे जब सामने आते हैं तो पूरे एक कंसेप्ट को ही समाज में इस तरीके से पेश किया जाता है कि ये पूरा कंसेप्ट ही गलत है। मैं उस चीज़ पे आना चाहूँगा। देखिए अनिल जी, इस कंसेप्ट को गलत बताने में और सही बताने में सबसे बड़ा रोल है वो है मीडिया का। मीडिया में चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, जब मीडिया की जो दृष्टिकोण है किसी भी घटना को दिखाने का, आम लोगों तक, जन सामान्य तक पहुंचाने का, वो दृष्टिकोण क्या है? अगर वो दृष्टिकोण पॉजिटिव है तो लोगों की सोच पॉजिटिव हो जाएगी, वो डरने की जरूरत नहीं है ऐसी चीज़ों से। और हम अगर उसको प्रदर्शित ऐसे करेंगे इस तरीके से तो डर का माहौल पैदा करेंगे, एक तरीके से पैनिक होगा सोसाइटी में, ऐसे कपल्स में भी पैनिक होगा और समाज के अलग अलग तबकों में भी ऐसा पैनिक होगा। तो उसमें मीडिया की मैं सबसे बड़ी भूमिका मानता हूँ कि मीडिया को अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना चाहिए, उसको इस देश के नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। जी जी सर, हमने महिलाओं के हक की बात की, हमने इस रिलेशन में पैदा हुए बच्चों के हक की बात की। क्या इस रिलेशन में किसी पुरुष का भी, जो पुरुष इस रिलेशन में इंडल्ज है, उसका भी कोई अधिकार होता है? देखिए, सामान्य तौर पे सारे अधिकार वही हैं, लेकिन विशेष रूप से हमने कुछ अधिकार महिलाओं को दिए हैं। हमारे संविधान की दफ़ा 15 है, 15 की क्लोज 3 इस बात की परमिशन देती है कि राज्य ऐसे कानून बना सकता है जो महिला और बच्चों के लिए जरूरी हैं, और राज्य को कोई मनाही नहीं है, स्टेट को। शुरू से ही माना गया है अनिल जी कि पुरुष बलशाली है, महिला की तुलना में ताकतवर है, ज़्यादा उसके पास सामाजिक सोच और समझ है। इस वजह से उसको अधिकार देने की बात भारतीय कानून में इस तरीके की बात स्पष्ट नहीं की गई। जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जब लेजिस्लेशन के रूप में लेके आई पार्लियामेंट में UPA 1, तो उस समय भी ये सवाल उठे कि क्या महिलाओं को ये इतने अधिकार दे के हम पुरुषों के अधिकारों को हनन नहीं कर रहे हैं? तो संसद में जो माननीय सदस्यों ने जवाब दिया उसमें बहुत सारे ये चीज़ें आई
कि महिलाओं को कमज़ोर माना गया है, महिलाओं को, बच्चों को और जो वृद्ध हैं उनको कमज़ोर माना गया है। और राज्य की जिम्मेवारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे महिला, बच्चों और वृद्धों को विशेष अधिकार दिए जाएं। तो वहाँ पे जो यंग अडल्ट्स हैं, पुरुष हैं, उनको अधिकारों की बात हमारे कानून में नहीं की गई। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे संवैधानिक व्यवस्था है जो जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करती है, लैंगिक समानता की बात करती है, और हम धीरे धीरे ऐसी लैंगिक समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे जो भारतीय कानून है उनको भी हम इस तरीके के परिवर्तन उसमें करने जा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी इस तरीके के इनिशिएटिव ले रही है कि लैंगिक असमानता ना हो, और उसको हम चाहे हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी लैंगिक समानता की बात करता है। तो इस तरीके के जो समान अधिकार हैं उसको हमारा जो संविधान है, उस संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन समाज में जो बड़े लेवल पे तब परिवर्तन आने चाहिए, उनमें अभी हम देख रहे हैं कि वो ऐसे परिवर्तन अभी तक संभव नहीं हो पाया। जी सर, जिस तरीके से सामान्य विवाह में कोई समस्या आती है तो उसके लिए फैमिली कोर्ट्स हैं, व्यक्ति के लिए कानूनी उपाय हैं। क्या इस तरीके से जो रिलेशनशिप में रहते हैं, लिव इन में रहते हैं, क्या उनके लिए भी कानूनी उपाय हैं? क्या वो भी फैमिली कोर्ट्स में जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। कानून में इस तरीके की कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हम उन ऐसे मामलात में जो लिव इन के केसेस हैं उसमें अलग से कोई अदालतें तो बनाई हुई नहीं है, लेकिन उन्हीं अदालतों का अधिकार है जो पहले से अदालतें मैरिज के मामलों को, विवाह और तलाक के मामलों को सुनती हैं। उन्हीं अदालतों के पास ये सक्षम पावर है, ये शक्ति है कि वो ऐसे मामलात में अगर कोई आता है तो उसमें वो न्यायित करने के लिए, उसमें वो अपना फैसला देने के लिए, कानूनी प्रक्रिया अपनाने के लिए अदालतें सक्षम हैं। जी सर, अंतिम सवाल, क्या देश की जो सरकारें हैं या राज्य सरकारें हैं वो इस तरीके के जो बंधन हैं, लिव इन रिलेशनशिप के जैसे रिश्ते हैं, क्या उन्हें वो प्रोटेक्ट करती हैं? देखिए, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। हमारे संविधान की जो मौलिक अधिकार है, संविधान में दिए मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अदालत का भी काम है और सरकार का भी काम है। और सरकार और राज्य के विरुद्ध है ये मौलिक अधिकार, राज्य की शक्ति पे अंकुश लगाती है। और उसमें से जो बहुत बड़ा मौलिक और बुनियादी अधिकार है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, जो संविधान की दफा 21 में निहित है। रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2021 के मामले में माननीय पंजाब हैंड उच्च न्यायालय ने यह डिसाइड किया, यह फैसला दिया कि सरकारों की जिम्मेवारी है ऐसे कपल्स के जो लिव इन में रहते हैं उनके जीवन और सुरक्षा को प्रोटेक्ट करने की, उनको रक्षा देने की, उनको रक्षित करने की पुलिस प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी है। वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है दर्शकों आपको भी लिव इन से जुड़ी हुई जो भी आपकी शंकाएं होंगी या सवाल होंगे वो आज इस एपिसोड में, इस इंटरव्यू में क्लियर जरूर हुए होंगे। अगर आपको ये हमारी बातचीत पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लगातार इसी तरीके की जानकारियां, इसी तरीके के मुद्दों को आपके सामने पेश करेंगे। और खास तौर पर जो कानूनी दावपेच हैं, कानूनी जो आपके लिए प्रावधान हैं, अधिकार हैं या कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।